नमस्कार मित्रों, JN.1 आजकल एक प्रकोप काल इसका पुनरावृत्ति कर रहा है कोविड-19 के वेरिएंट के रूप में। विश्व समुदाय में एक दोबारा चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या हम अपने स्वास्थ्य को आधुनिक युग में या कलयुग में सही रख पाएंगे कि नहीं। नए नए वेरिएंट, नए नए ऑर्गेनिज्म हमारे स्वास्थ्य को ट्रिगर करने के लिए समय समय पर आते हैं। और ये बात अगर मेरे आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, 3 साल पहले जब मैंने कोविड-19 पर वीडियो बनाई थी, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एक शुरुआत है। ऑर्गेनिज्म इस तरह डेवलप होते रहेंगे और वो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए आते रहेंगे। JN.1 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ। चीन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि के और भी यूरोपियन कंट्रीज में इसका प्रकोप देखने में आया और उसके बाद नवंबर में हमारे भारतवर्ष में केरल में अपने प्रकोप काल में दर्शित हुआ। और केरल में JN.1 से ग्रसित व्यक्ति के मिल जाने के बाद दिसंबर में ये NCR या दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में भी मिल गया। तो ऐसे में यह कहना कि यह भारतवर्ष में एक नया संकेत दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूत होना पड़ेगा। ये कोरोना की बात नहीं है, और भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और भी अन्य कीटाणु हमारे शरीर पर आघात करने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ मानव सभ्यता स्वयं निर्मित कर रही है और कुछ का निर्माण कहीं ना कहीं से प्रकृति खुद कर रही है, या ये कहीं वो प्रकृति में पहले से विद्वान थे और उनको प्रकोप काल में उनको इस तरह की फेवरेबल कंडीशन मिल गई है कि मानव शरीर उतना मजबूत नहीं है शारीरिक रूप से कि उनका सामना कर सके, और वो अपना प्रकोप काल में अपना प्रकोप दिखा रही है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि वेरिएंट एक के बाद एक नए आते रहेंगे। अभी तो दूसरा ही वेरिएंट आया है, तो JN.1 के से घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। भारत सरकार ने भी इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। खैर, JN.1 वेरिएंट जो है ये दूसरे वेरिएंट से या कोरोना से किस तरह अलग है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि WHO ने जो गाइडलाइन बताई है उसके अनुसार इसमें स्पाइक प्रोटीन अतिरिक्त है। स्पाइक प्रोटीन को इस तरह समझिए कि जो कोरोना का वायरस था वो हमारी सेल्स पे अटैच होता था और सेल से एंटर करता था, लेकिन इसमें धीरे धीरे शारीरिक स्तर पर जब किसी चीज में परिवर्तन होता है तो उसे हम मेडिकल लाइन में म्यूटेशन कहते हैं, और वह म्यूटेशन जेनेटिक स्तर पर भी हो सकता है और वहां से फिजिकल रूप में चेंज होकर सामने आता है। तो कोरोना का वायरस और JN.1 का वायरस में क्या अंतर है? इसमें स्पाइक प्रोटीन का अतिरिक्त म्यूटेशन पाया गया, यानी कि एक इस प्रकार की प्रोटीन इसकी सेल वॉल या इसके शरीर पर अटैच है जिसके द्वारा ये सेल्स में इजीली एंटर कर सकता है। क्योंकि कोई भी वायरस हो उसको लाइव सेल्स या जिंदा कोशिका जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो निर्जीव चीजों पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ऐसे में ह्यूमन सेल्स उसके लिए इजीली अवेलेबल है, और माइक्रो साइज होने के कारण ये टच टू टच या एयर टू पेशेंट या इंडिविजुअल जल्दी से फैल जाता है। तो खतरनाक क्या है, हम कोरोना से अपने अंदर एंटीबॉडीज बना चुके हैं और कुछ हद तक वो एंटीबॉडीज हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप भी कर चुकी है। ऐसे में हम इस वेरिएंट से ना घबराएं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा ये वेरिएंट सिर्फ वायरस का आया है। आगे भविष्य में आधुनिक युग में हमारा शरीर आधुनिक परिप्रेक्ष्य से इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को खो चुका है, जो बॉडी खुद ही बनाती है। हमारी टोटल डिपेंडेंसी इम्यूनिटी की केमिकल्स बेस हो गई है, यानी कि हमको अपने शरीर को इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बाहर से डोजेज लेनी पड़ रही है, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो। ऐसे में शरीर की जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको वो खुद डेवलप कर सकता था प्राइमरी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं हमारे दूषित खान पान की वजह से और हमारे जो आधुनिक आहार प्रणाली है उसके कारण बहुत ही दुर्बल हो गई है। क्योंकि ना तो हम सलाद खाना पसंद करते हैं, ना फ्रूट खाना पसंद करते हैं, ना नेचुरल डाइट खाना पसंद करते हैं। आजकल इन चीजों का रिप्लेसमेंट फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, स्प्रिंग रोल, मोमोज, चाउमीन से हो गया है। दूध के नाम पर केमिकली टोटल व्हाइट कलर का लिक्विड हम सेवन कर रहे हैं जो टोटल केमिकल है। घी के नाम पर हम गाय का या भैंस का घी इस्तेमाल ना करके
फैक्ट्रियों में जो केमिकल बेस्ड फ्लेवर्ड घी होता है आर्टिफिशियल, उसका सेवन करते हैं। फल जो होते हैं वो वैक्स या केमिकल से रंगे हुए आते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और केमिकल का बहुतायत उपयोग हो रहा है। ऐसे में यह कहना कि हमारा शरीर पहले की भांति बहुत ज्यादा मजबूत है, ये हम एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं खुद के लिए। यही कारण है कि हमारी इम्यूनिटी जो है दिन प्रतिदिन अच्छी स्वास्थ्य सेवा होने के बावजूद भी निजी तौर पर इंडिविजुअल बेस पर कम होती चली जा रही है। और इसी तरह से बाह्य कीटाणु तुरंत हम पर प्रभाव डालते हैं। JN.1 उन्हीं कीटाणुओं का एक नया वेरिएंट जो आपके सामने आया है, वो वही लक्षण दिखाएगा जो कोरोना के समय थे। जैसे आपकी नाक बहने लगेगी, नजला होने लगेगा, जुकाम होने लगेगा, खांसी होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, और इसी तरह के लक्षण ये भी पैदा करेगा। इसके साथ साथ जिस प्रकार कोरोना कोविड-19 के वायरस, जो वायरस था, उसके अभी एक डॉक्टर्स हैं और रिसेंटली भी बहुत बार जनरल्स आए हैं, बहुत बार रिपोर्ट आई है कि उन्होंने हार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। तो ऐसे में ये कहना कि भविष्य में JN.1 वेरिएंट सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करेगा, ये गलत होगा। भविष्य में इसके दुष्प्रभाव किस किस विसरल ऑर्गन पर, किस किस आंतरिक अंग पर पड़ेंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। मुख्यतः किडनी, लीवर और हार्ट, यहां तक कि मैं ये कहूंगा ब्रेन टिश्यू पर भी हो सकता है इसका प्रभाव पड़े, या इस जैसे और अन्य कीटाणु जो भविष्य में हमारे शरीर को अटैक कर रहे हैं, उनका प्रभाव इन महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ सकता है या सिद्ध हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वर्तमान स्थिति से शायद आप इजीली निपट जाएं। आप वर्तमान स्थिति के जो लक्षण है, जैसे इन्फ्लुएंजा के लक्षण है, खांसी के लक्षण है, कोल्ड के लक्षण है, सांस फूलना है, डिस्निया के लक्षण है, इनसे हो सकता है आप निजात पा लें। लेकिन लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग ड्यूरेशन में उनका हमारे विसरल ऑर्गन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, इससे आप अपरिचित अभी हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो चीज हमारे अंदर शरीर में जाती है वो पर्टिकुलर एक ही अंग को अफेक्ट करेगी, ऐसा हम कह नहीं सकते। श्योरिटी ये है कि वो हमारे मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो ऐसे में अपने ब्रेन को, हार्ट को, लीवर को और किडनी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप अभी से ही, जब आप इंफेक्शन की दौर में नहीं हो, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। और मेरी आपसे यही अनुरोध है कि JN.1 को अभी आप अंत वेरिएंट ना माने। इसके बाद भी और वेरिएंट भी आएंगे और भी पैरासाइट्स, बैक्टीरिया इजीली आपके शरीर को अटैक करेंगे। ऐसे में जरूरी हो सकता है कि आप बैलेंस डाइट लें, फ्रूट का सेवन करें, और जो केमिकल बेस्ड आहार है और पैक्ड आहार है, पैक्ड जूसेस है, इनका विड्रॉल कर दे अपनी लाइफ स्टाइल से, क्योंकि यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी को के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैंने 3 साल पहले कोरोना के समय जो वीडियो बनाई थी, उसमें पहले ही कह दिया था, अगर आप सेक्शन में जाएंगे और मेरी कोरोना की लॉकडाउन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कह दिया था आपसे कि यह सिर्फ एक इनिशिएशन है। भविष्य में आपको सिर्फ आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही बचा सकती है, और इसके बाद भी अन्य तरह से इस प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इत्यादि कीटाणु आपके शरीर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से समय समय पर अटैक करते रहेंगे। अब इसके लक्षण मैं बता चुका हूं, ज्यादातर किन अंगों को ये वर्तमान में अफेक्ट करेगा, और भविष्य में जाकर संभावनाएं हैं कि आपके हार्ट को, ब्रेन को और लीवर को, किडनी को भी अफेक्ट करें। तो ऐसे में आवश्यकता हो जाती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। मैंने अगर वीडियो सेक्शंस में, आप कोई मेरे चैनल्स के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर ड्रग आयुर्वेद के द्वारा किस तरह आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। आपके जो लोकल के सिम्टम होंगे उनको आप लोकल की मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आपको नजला होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, हड्डियों में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, सांस फूलेगा इत्यादि। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ताकि आपके पास ऐसे वेरिएंट का अटैक हो तो वो नष्ट हो जाए आपके शरीर में ऑटोमेटिकली। आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है जो प्राइमरी लेवल पर आपका बॉडी बनाता है। आपको बाहर से केमिकल लेने की आवश्यकता इन्फेक्शन के बाद ना पड़े, या बाहर से इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज ऐड करके इम्यूनिटी, सेकेंडरी इम्यूनिटी जिसे कहते हैं उसकी, या पैसिव इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता ना पड़े। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, तो आप अपने अंदर शरीर को इतना मजबूत कर लीजिए कि शरीर ही आपके एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। इसके लिए जरूरी है, आयुर्वेद में बहुत ऐसी औषधियां हैं
जिनका आप सेवन कर सकते हैं। जैसे आंवले का निरंतर सेवन करिए, आंवले का सेवन करेंगे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अमृता या गिलोय का निरंतर सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एलोवेरा का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चुकंदर का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। गाजर का सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट से, जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा बहुत अच्छा इम्यूनिटी को हैंडल करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, उसका सेवन करेंगे। लेकिन ये प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, अगर आप अभी से इनका सेवन करें, जैसे वासा बहुत ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हमारे शरीर में। जैसे सुदर्शन, चिरायता, किरात तिक्त जिसे कहते हैं, तो इसका पाउडर का निरंतर सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ तक कि अर्जुन भी कुछ हद तक आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। आपने देखा होगा सफेद फूल वाले, रेलवे लाइन के बड़े बड़े पत्ते के साथ सफेद फूल वाले पौधे लगे रहते हैं, उसे वासा कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा, चित्रक, ये भी अच्छा इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। तो ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं। गर्म पानी का सेवन अभी से करते रहें, बैलेंस डाइट लेते रहे, सलाद का सेवन निरंतर करते रहें। पुनर्नवा है वो भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, कालमेघ है वो भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, मकोय है वो भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। तो ऐसी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये सेवन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या अपने जो फैमिली फिजिशियंस है उसकी देखरेख में करें तो ज़्यादा बेटर है। इनका अगर आप निरंतर सेवन करेंगे तो आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो अभी से डेवलप हो जाएगी। आपको बाहर से पैसिव इम्यूनिटी के रूप में वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रिवेंटिव तौर पर आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि शायद आपको अगर JN.1 वेरिएंट या इससे अतिरिक्त और भी बैक्टीरियल, वायरस या पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है, समय समय पर आप बार बार बीमार होते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाएगी। कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का मैंने यहाँ सेवन करने के लिए कहा है, लेकिन ये एक अवेयरनेस है, तो जरूरी होता है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से या आयुर्वेदिक फिजिशियन से डिस्कस करके प्रॉपर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेटर है। ये अंत नहीं है, इसके बाद और भी वेरिएंट आ रहेंगे और इसी तरह हमारे समाज को समय समय पर झटका देते रहेंगे। ऐसे में बैलेंस डाइट लेना, शुद्ध आहार करना, पेस्टिसाइड और केमिकल वाले आहार से कोशिश कीजिए दूर रहें। सब्जियों को गर्म पानी से वॉश आउट कर लें, फलों को गर्म पानी से धुलकर अच्छी तरह तब सेवन करें। सिर्फ मौसमी का सेवन करें, मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का सेवन करें। होता क्या है, गर्मियों में भी सेब मिल रहे हैं, तो ऐसे आहार जो हैं सीधे सीधे बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड होते हैं। केला जो होता है वो केमिकल बेस्ड आ रहा है, लिक्विड डाइट में, लिक्विड में डुबोकर उनको पकाया जाता है, रातों रात वो हरे से पीला हो जाता है। तो ऐसे आहार का भी सेवन ना करें, ऐसे फलों का भी सेवन ना करें। तो कोशिश कीजिए इनसे दूर हों। ऑरेंज का इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाता है, आपका मौसमी है इसका निरंतर सेवन करें, ये भी इम्यूनिटी को आपकी इंक्रीज करेगा। आंवले के बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। तो बहुत अपनी इस चर्चा का मकसद ये है कि आप अपनी एक्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप एक्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड-19 की तरह ये आपको भविष्य में दुखी नहीं करेगा। आपका शरीर सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप अपने शरीर के प्रति ही आश्वस्त नहीं है, अगर आप अपने शरीर की ही इम्यूनिटी को वीक करते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रिफाइंड का यूज ना करें। जितने भी रिफाइंड है उनको 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल के बनाया जाता है और केमिकल बेस बना करता है। मेरी बात को याद रखिएगा, उन रिफाइंड का सेवन ना करिए। जितने नेचुरल ऑयल्स के अंदर एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो सब नष्ट हो चुके हुए होते हैं। सिर्फ स्मेल को हटाने के लिए, एक सुंदर रंग देने के लिए उस ओरिजिनल तेल से खिलवाड़ किया जाता है। तो इस तरह वो इम्यूनिटी को हमारी हर्ट करता है। किसी भी रिफाइंड से आपके हार्ट की कोई सुरक्षा नहीं होगी। जितने भी मार्केट में या टीवी में ऐड आते हैं जो हमारे कार्डियक के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद बताए जाते हैं, बिल्कुल फेक है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये बिल्कुल फेक है। खाने के लिए आयुर्वेद में तिल के तेल, और तिल के तेल में भी काले तिल के तेल अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो सफेद तिल के तेल भी, तिल का तेल ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ तक कि सरसों का तेल भी खाने के लिए यूज करने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन फिर भी अगर तिल का तेल अवेलेबल नहीं होता तो सरसों का तेल खा सकते हैं, लेकिन रिफाइंड अपने घर में मत लाइए। यह आपकी इम्यूनिटी को अंदर अंदर इसी तरह खोखला कर रहा है जिस तरह एक लकड़ी के
फर्नीचर को दीमक अंदर से खोखला करता रहता है। अपने बच्चे को फास्ट फूड, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन जितने भी आते हैं ये सब टोटल केमिकल हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। अगर दूध आपको प्योर नहीं मिल रहा है तो मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए। अगर आपको जूस प्योर नहीं मिल रहा है तो खुद ही बना लीजिए। पैक्ड जूस मत लीजिए, पैक्ड जूस में 20 से 30% ही जूस होता है। इसके अतिरिक्त शुगर, केमिकल एंड इंसेक्ट ऐसे वो होते हैं जो उसको गलने नहीं देते, उसको खराब नहीं होने देते, उसमें बैक्टीरिया और फंगस ग्रोथ नहीं होने देते। तो ऐसे केमिकल ऐड करने के बाद, क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया कोई भी जूस हो वो सिर्फ मात्र 1 दिन के लिए आप रख सकते हैं, और आप 3-3, 4-4 महीने पुराना केमिकल बेस्ड जूस का सेवन कर रहे हैं। उसमें मात्र 20 से 30% ही फ्रूट जूस है। इसके अलावा 70% उसमें शुगर, केमिकल और लिक्विड यानी कि पानी का सेवन कराया जाता है। तो उन जूसेस से आपकी सेहत में किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं होना। ये भारत सरकार की एडवाइजरी भी कह चुकी है, अच्छे डॉक्टर एक्सपर्ट भी कह चुके हैं, कृपया करके पैक्ड जूस का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वीडियो में कंपनी का नाम नहीं ले सकता। हमारे देश में ऐसी बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडियन मेड भी हैं, बहुत कंपनियां जो पैक्ड जूस आपको सप्लाई कर रहे हैं। तो फ्लेवर्ड, केमिकल, लिक्विड, शुगर के अलावा उनमें कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी जूस हो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। अगर उसको रख दिया जाए थोड़े समय के लिए तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ जरूर हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में अगर वो 3 से 4 महीने बाद भी आप पैक्ड जूस पी रहे हैं तो सोचिए उस बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए उसमें कितने प्रकार के पेस्टिसाइड्स या कितने प्रकार के आर्टिफिशियल केमिकल ऐड किए गए होंगे। तो अपने बच्चों को जहर मत दीजिए, पैक्ड जूस मत लाइए घर में। हॉस्पिटल में अगर आप हैं तो ठेले पे जाइए, जूस का सेवन वहां से कीजिए, आंवले का सेवन कीजिए। आंवले का जूस अवेलेबल नहीं है या बना नहीं सकते तो आंवले की गांठ को धुल के, आंवले के फल को धुल के समय समय पर तोड़ तोड़ के खाइए। 2 आंवले सुबह खा लिए कच्चे ही, 2 आंवले दोपहर को खा लिए, 2 आंवले बैठे बैठे शाम को खा लिए, चकुंदर खा ली। तो इस तरह अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करिए। वीडियो लेंथी जरूर होगी, मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बताया है कि पैक्ड जूस किस तरह हानिकारक है, रिफाइंड हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। रिफाइंड में स्मेल हटाई जाती है, कलर दिया जाता है सुंदर दिखाने के लिए, और दूध जो हम पैक्ड जूस दूध का सेवन कर रहे हैं वो कितना हानिकारक है। आप गांव के आदमी से या साइकिल वाले से दूध ले लीजिए, एटलीस्ट वो पानी पानी मिलाएगा, लेकिन जो पैक्ड जूस है वो मानकों से बाहर जाकर बनते हैं। अपने व्यापार को इंक्रीज करने के लिए आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। उनका निर्माण कैसा होता है किसी भी मिल्क फैक्ट्री में आप जाके देख सकते हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, बहुत डॉक्टर्स जो आ रहे हैं नई जनरेशन के, वो माँ के दूध की जगह ग्लूकोज पिलाना अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ग्लूकोज पिलाने की सलाह दे रहे हैं। माँ का दूध सर्वज्ञ ये कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए। उसको बेसिक से ही आप आर्टिफिशियल डाइट पर रख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ऑप्स डॉक्टर भी जो नई जनरेशन के डॉक्टर हैं वो माँ के या दूध को या मदर मिल्क को रिप्लेस कर रहे हैं ग्लूकोज से, और ये मैं प्रैक्टिकल भी देख चुका हूं। पेट के लिए जब कभी गुट्टी पिलाई जाती थी उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है आर्टिफिशियल से मेडिसिन से। तो उससे एक्टिव इम्यूनिटी बनने के बच्चे के अंदर चांसेस ही नहीं रहते। जो बच्चा शुरू में बीमार हो जाता है वो फिर निरंतर बीमार ही रहता है। तो ऐसा ना करें। कृपया उन डॉक्टर्स से भी, नए चिकित्सकों से भी अनुरोध है कि जो पारंपरिक चिकित्सा चलती आ रही है, जो घुट्टी वाली चिकित्सा चलती आ रही है, जो दादी माँ वाले नुस्खे चलते आ रहे हैं, उनसे इतना नफरत ना करें आधुनिकता को लेकर कि आपने माँ के दूध को ही बच्चे से दूर कर दिया हो। आपकी आधुनिकता उस बच्चे के लिए अभिशाप बन रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मेडिकल साइंस भी ऑलरेडी कह चुकी है कि मदर मिल्क इज वेरी वेरी हेल्पफुल, लेकिन आप उसको फीड करा रहे हैं ग्लूकोज से, आप उसको घुट्टी रिप्लेस करा रहे हैं आर्टिफिशियल से, मॉडर्न मेडिसिन से। आप उसकी जीआईटी को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि मित्रों ऐसा ना कीजिए। अपनी एजुकेशन को पारंपरिक ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा विश्वास रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। एक्टिव इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, पैसिव इम्यूनिटी पर नहीं। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आपका शरीर खुद डेवलप करता है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए और घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं रहिए, प्राणायाम वगैरह करिए, इनका सेवन करेंगे। नाक में सरसों के तेल को उंगली से लगा के घर से निकलें, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का वेरिएंट ना जाए, और अगर जाए तो वो चिपक जाए। और स्टीम लेते रहिए, जो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोरोना वायरस में जो भी आपको प्रिकॉशन बताए गए थे, उन्हीं का सेवन कीजिए। और अगर उनका सेवन करते हैं, उस तरह का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। JN.1 जैसे वेरिएंट आते रहेंगे, आपके शरीर से खिलवाड़ करते रहेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखिए, जुड़े रहिए, आयुर्वेद को अपनाइए, कोशिश कीजिए प्रकृति के समीप रहने की। प्रकृति से जितना लगाव होगा, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। जुड़े रहिए। चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आपका एक कमेंट्स, लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एनकरेजमेंट का कार्य करता है। आज की वीडियो थी JN.1 वेरिएंट या इस जैसे और भी भविष्य में आने वाले कीटाणुओं से कैसे अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे, किस तरह आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी को, अपने शरीर को किस तरह बचा सकते हैं, केमिकल से कैसे दूर रख सकते हैं। शरीर आपका है, निरोगी काया पहला सुख होता है, ध्यान रखिए। इसी संदर्भ में मैं आयुर्वेद आचार्य आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं, इस शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।